प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी से लेकर तराई के जिलों में भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहां, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, गोंडा, संत कबीर नगर और गोरखपुर में भी बेहद ठंडे दिन की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2021 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार की सुबह किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। यूपी के विधान परिषद चुनाव 2021 में अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता रहे, वो ऐसे बहादुर नेता थे लगातार लड़ते रहे। उनके परिवार से मिलने में आज जा रहा है। वो ऐसी कह रहा है कि आपने उन्हें पिछली सरकारों ने उन्हें यूपी आने से रोका है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आज भारत क्रांति के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कृषि बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, क्या कहेंगे? ओवैसी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है सरकार के ऊपर। कृषि बिल समाजवादी पार्टी गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। सरकार को झाड़ पड़ी है, साथ अन्याय न हो, संविधान से चीजें चले, वो रास्ता समाजवादी सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई है कि अगर आप नहीं बना सकते सरकार को झाड़ बना दी कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर किसान की बात नहीं मानी है, जो धरने में बैठे, आंदोलन में बैठे लोग हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब तो सभी कानून वापस ले लेने चाहिए। वो ऐसी आपके घर में गए, आजमगढ़ कह रहे हैं कि आप पिछली 12 बार से उन्हें जाने नहीं कर रहे। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है, नेताजी से लेकर के और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता। नुकसान पहुंचेगा ओवैसी के जाने से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान और व्यापारी, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। और हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। सरकार को अब बिल वापस ले लेना चाहिए। सरकार को तुरंत बिल वापस ले लेना चाहिए, तुरंत वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वो बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। अगर एमएसपी किसान मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एमएसपी दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। और कम से कम नौजवान आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरा देश मना रहा है, युवा मना रहे हैं। समाजवादी युवा घेरा के माध्यम से तमाम युवती, नौजवान सब लोग बैठ कर के आज जो रास्ता दिखाया था विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। और इसलिए भी याद करें विवेकानंद जी कि उन्होंने जहाँ धर्म के बारे में दुनिया में पहुँचाया, वहीं ये भी कहा कि भारत की धरती पर धर्म बहुत है, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है रोटी की, रोजगार की। मैं समझता हूँ आज जयंती के दिन यही सबसे बड़ा संकल्प होगा कि वो सरकार बने, वो रोजी रोटी लोगों को दे, रोजगार कैसे मिले, अरे हाँ हमें काम करना होगा। बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से झूठी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन करें, जो वैक्सीन आई है और सभी तो आपको क्या लगता है? मोदी जी ने कहा है सभी नेता वैक्सीन लगवाएं। मोदी जी ने अपील की है देश के सभी नेताओं से कि वो वैक्सीन लगवाएं। मुझे नहीं पता है कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, सरकार प्रोटोकॉल तय करेगी, लेकिन कम से कम सरकार ये बताए कि गरीबों को कब तक लग जाएगी वैक्सीन और हमारे गरीबों को फ्री कब तक वैक्सीन लगेगी, ये कम से कम सरकार को बताना। मोदी जी की अपील पे आप लगवाएंगे? मोदी जी की अपील पे आप लगवाएंगे? समाजवादी पार्टी ने कहा है पहले सरकार ये बताए
कि गरीबों को कब तक फ्री लगा देंगे। बनारस है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सोनभद्र है, भदोही है, जौनपुर है। बताओ बजट कितना मिला है? क्या ये बताएं, क्या बजट आ गया पर्याप्त? क्या जो स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर, उनको ट्रेनिंग हो गई? पहले तो ये सरकार बताए कि बजट का इंतजाम क्या है, वैक्सीन का रखरखाव का इंतजाम क्या है, क्योंकि विपक्ष ये सवाल करे। ठीक है, तो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर असर आएगा, ओवैसी वोट बैंक सरकाने के लिए आए भैया। समाज, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई भी दी है। उन्होंने इस मौके पर लोगों को बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों अर्थ है। सीएम ने मकर संक्रांति से शुरू से हो रहे कल्पवास के बारे में बताया कि गोरखपुर में हो रहे खिचड़ी भोग पर भी बोले। सीएम ने किसानों को भी बधाई दी है। अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि की कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पे किया जा रहा है। उरई में रिटायर्ड लेखपाल ने 36 बच्चों के साथ हैवानियत की है। नशीला पदार्थ पिलाकर वो बार बार बच्चों से हैवानियत करता रहा। 2 बच्चों की रिपोर्ट लिखवाने के बाद सनसनी खींच मामले सामने आए हैं। उरई के कोंच से भगत सिंह नगर निवासी रिटायर्ड लेखपाल राम बिहारी के खिलाफ मोहल्ले के 2 बच्चों ने केस दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही 28 निजी विश्वविद्यालय और 91 राजकीय महाविद्यालय मिलने वाले हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछले 3.5 सालों के दौरान प्रदेश की उच्च शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। खासकर शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में तेजी से काम हो रहा है। लगभग 28 निजी विश्वविद्यालयों को आश्रय पत्र निर्गत कर दिए हैं और उनको अंतिम रूप में जो अहर्य विश्वविद्यालय हैं उनको हम अंतिम रूप में स्वीकृति देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 28 पहले और 2 बाद में 30 विश्वविद्यालयों को हमने निजी क्षेत्र में आश्रय पत्र निर्गत किए हैं और जल्दी ही हम कई नए विश्वविद्यालयों को निजी क्षेत्र में विभिन्न आयामों में, कोई स्किल से संबंधित है तो कोई इंडस्ट्री से संबंधित है तो कोई कंप्यूटराइजेशन सिस्टम से आईटी से संबंधित है, अलग अलग विधाओं में नए नए विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। हम इस बात के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहे कि शिक्षा क्षेत्र में कुछ नए विश्वविद्यालयों को भी हम खोल सके। इसके लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हमने अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 100 करोड़ रुपए भीमराव अंबेडकर आगरा के विश्वविद्यालय के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जहां दिया गया, वहीं हमने 200 करोड़ का आयोजन किया है। सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय में भी, जहां अलीगढ़ में निःशुल्क भूमि आवंटित हो चुकी है, वहीं सहारनपुर में भी हमने जो भूमि है उसका चयन करके उसको आगे की कार्रवाई के लिए रखा है और वहां भी 100 करोड़ रुपए हम निर्गत कर चुके हैं। जो मेरठ राज्य विश्वविद्यालय की एक्सेस जो इनकम थी उससे उनको वो राशि प्राप्त भी हो चुकी है। और इसी तरीके से आजमगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो भूमि संबंधित प्रक्रिया है वो गतिमान है और वहां पर 50 करोड़ रुपए हमने जो वीर बहादुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आय के तौर पे था
उसको निर्गत हम कर चुके हैं और इसमें जितने भी अन्य व्यय आने हैं सरकार उसको खर्च करने की तरफ अग्रसरित है। हमने विश्वविद्यालयों में शोध की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। जैसे जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, उसमें रज्जू भैया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ स्टडी एंड रिसर्च के अलावा रिसर्च सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हमने करी है। और हमने केवल इसकी स्थापना नहीं करी बल्कि इसमें हमने 32 पद शैक्षणिक और 11 शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद भी हमने सृजित कर दिए हैं और ये सेंटर हमारा काम करने लगा है मात्र कुछ समय के अंतराल में। हमने विभिन्न जगहों पर शोध पीठें जहां दी हैं, वहीं गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ पीठ की स्थापना की गई है और यहाँ भी 15 शैक्षणिक और 13 शिक्षणेतर जो पद हैं उनको हमने सृजित किया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इतने कम समय में पूरे प्रदेश में जो अधिकांश विश्वविद्यालय हैं जो हमारे सरकारी स्तर पर चलते हैं शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों में हमने जो हमारे चाहे काशी विद्यापीठ हो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, जौनपुर हो, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर हो, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, जो भी विश्वविद्यालय हैं इनमें हमने दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना कराया है। लखनऊ में तो महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पीठ, भाऊराव देवरस शोध पीठ, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, ये हमने तमाम शोध पीठों का निर्माण किया है और इनके माध्यम से जो शोध पत्र हैं उनका प्रकाशन और नए नए जो पत्र हैं, लेखन है, उनकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, सेमिनार और गोष्ठी को आयोजित करना, ये सब प्रक्रिया सतत गतिमान है सभी विश्वविद्यालयों में। शोध के क्षेत्र में एक नव प्रयोग है और मैं समझता हूं कि इसमें अधिकांश क्षेत्रों में बड़ा बेहतर काम प्रारंभ हुआ है। हमने अलग अलग विश्वविद्यालयों में कुछ अलग विशेषज्ञ विषय वस्तुओं को संचालित करने की कोशिश की है। हमने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के रूप में इसको विकसित किया जाने हेतु 2018 से ही हमने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं और आपको जान की खुशी होगी यहाँ भी हमने 21 शैक्षणिक और 24 शिक्षणेतर पदों का सृजन किया है और ये संस्थान भी चूंकि नेपाल बॉर्डर के पास में है और ये काफी अच्छा काम इसने हिंदुइज्म पे और जैनिज्म पे, बुद्धिज्म पे इसने काम अपना प्रारंभ किया है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे डीवी कॉलेज पे कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है और इसी के साथ साथ नए महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ सके, हमने इसकी कोशिश की है और 51 जो महाविद्यालय हैं उनको हम प्रारंभ करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिनमें 48 महाविद्यालय तो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा होती है उसके अंतर्गत निर्मित है। एक राजकीय विद्यालय में विज्ञान और गणित संकाय की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसमें 51 में से 36 राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर भवन निर्माण की धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है और निर्गत कार्य जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पर है। शेष जो 15 राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें से 12 में हम जमीन भी प्राप्त कर चुके हैं और उनमें आगे की प्रक्रिया संचालित हो रही है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता विश्वविद्यालयों में स्थापित हो सके और यहाँ पर लोग अच्छी तरह से पढ़ सके। जो वित्त विहीन हमारे जो अनुदानित जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय अनुदानित महाविद्यालय हैं, उनमें स्ववित्त योजना के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है अशासकीय अनुदानित और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनका वेतन का मानक क्या हो और तमाम विभिन्न प्रकार की
और कौन सी बातें हो सकती हैं, इससे संबंध में शासन ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक हमारा नौ प्रयोग है और इसकी प्रगति काफी तीव्र गति से आगे बढ़ी है और हम अंतिम दौर पे इसके निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ गए हैं। इसके अंतर्गत जो शिक्षकों की नियुक्ति का काम है वो तेजी के साथ प्रारंभ हो सके, इसके लिए इसमें जो अलग अलग माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा सेवा आयोग और बेसिक शिक्षा चयन आयोग जो था, इन तीनों को मिलाकर ये जो हमारा नया शिक्षा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका गठन हम लोग कर रहे हैं। और इस के गठन के बाद जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनमें समानुरूपता आने की पूरी संभावना है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी हमने जो 10% का आरक्षण है उसको विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमने जारी किया है। हमारा प्रयत्न ये रहा है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता हो। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के जो शैक्षणिक अभिलेख थे उनका सत्यापन एक नीतिगत तरीके से हमने प्रारंभ कराया है और समस्त विश्वविद्यालयों के ये भी हमने एक प्रयोग किया है कि जो हमारे अनुदानित महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय हैं, इनमें जो शिक्षकों के नाम हैं वो आधार नंबर, बैंक के खाते का विवरण के आधार पर एनआईसी के माध्यम से डुप्लीकेसी परीक्षण का कराया जाए, इसकी तरफ भी हम आगे बढ़े हैं। हमने जो अभी तक एनओसी की प्रक्रिया काफी जटिल थी विद्यालयों की संबद्धता के संबंध में, हमने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा एनओसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का काम किया है। हमारी उच्च शिक्षा विभाग की जो स्थानांतरण नीति है पारदर्शी है और एक अनूठी पहल के अंतर्गत हमने इसमें विकल्प रखे हैं। एक मोबाइल के माध्यम से कोई भी शिक्षक अपना एक नियत समय पर स्थानांतरण, पूरे साल भर स्थानांतरण नहीं करते, एक नियत समय पर जब स्थानांतरण होता है तो ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए एक शिक्षक मोबाइल से अपना स्थानांतरण के ऑप्शन विकल्प देता है और उसके विकल्प के आधार पर उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया की सूचना उसके मोबाइल पर, शिक्षक के मोबाइल पर, और जिस विश्वविद्यालय में, जिस महाविद्यालय में उसका स्थानांतरण हो रहा है, राजकीय महाविद्यालय में, उस राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तक उसकी दूसरी सूचना पहुंच जाती है। यानी एक व्यक्ति सरलता के साथ बगैर किसी प्रकार की दौड़ा धूपी के अपना स्थानांतरण अपने चुने हुए विकल्पों के आधार पर करा सकता है। और ये सारे हमने एक मॉडर्नाइजेशन सिस्टम को एडॉप्ट किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तमाम नव परिवर्तन करने का काम हमने किया है। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत हमने 3 सेवाओं को चुना है। राज्य की शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनको ऑनलाइन निर्गत किया जाना, एक हमारा मैं समझता हूँ पिछले साल से जो हमने इसको प्रारंभ किया है काफी पॉपुलर हुआ है। राज्य की शिक्षण संस्थाओं में नियत जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उनका ऑनलाइन सत्यापन, अभी तक उस सत्यापन की प्रक्रिया में सालों पड़े रहते थे और सालों पड़े रहने के बाद में भी उनका सत्यापन संभव नहीं होता था। अब तो कोई भी चाहे एक निश्चित शुल्क के आधार पर अपना सत्यापन वो ऑनलाइन सत्यापन करा सकता है। जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र थे वो भी अब ऑनलाइन हमको आसानी के साथ मिल सकते हैं। कोरोना संक्रमण हमारे लिए एक अभिशाप बनकर आया और तमाम शैक्षिक गतिविधियों को एक बाधा के तौर पर इस संक्रमण की जो दुष्प्रवृत्ति थी उसने घेरा, लेकिन इसके बावजूद हमने एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था के अंतर्गत काम करना, ऑनलाइन टीचिंग को हमने दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल्स के माध्यम से हमने अपने लेक्चर्स को, अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स को अपलोड कराकर उनके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हमने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया और बच्चों का हर्जा ना हो, नुकसान ना हो शिक्षक क्षेत्र में, इसकी पूरी व्यवस्था हमने करी। हमने
जो उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने मुझे कई बार यूपी में आने से रोका है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुझे 1-2 बार नहीं बल्कि 12 बार यहां आने से रोका है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरते ही सैकड़ों को समर्थकों ने उनका स्वागत किया। आज हम जनाब राजभर साहब के साथ पूर्वांचल में जौनपुर और आजमगढ़ को आए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा एमआईएम पार्टी है और मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।